स्वागत है आप सभी का अवेयर माइंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। आरो यारो की आपकी यह क्लास चल रही है, जिसमें हमने आपसे पिछली क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 8 टॉपिक कंप्लीट कराने का वादा किया था। पाषाण काल पहला टॉपिक है, जिसमें इसका एक पार्ट आ चुका है। आज हम लोग दूसरे पार्ट के अंतर्गत पाषाण काल के बारे में जानने वाले हैं। पहले पार्ट में आपने मानवों के 5 प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने पांचों मानवों की विशेषताओं के बारे में जान लिया था। अब आज की क्लास आपके पाषाण काल के विभाजन के बारे में है। आखिर पाषाण काल को कैसे क्या विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल, जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है 5 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का कालखंड। इतने लंबे कालखंड को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें से सबसे पहले पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण से कहा जाता है पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण, जिसे कहा जाता है मेजोलिथिक। और नव पाषाण, जिसे कहा जाता है नियोलिथिक। नियोलिथिक में बांट करके पढ़ा जाता है। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का होता है, जबकि मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक का होता है, जबकि नव पाषाण काल का समय 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का होता है। यानी 5 लाख से 3,000 बीसी तक का जो समय है, यह पाषाण काल है। इसे हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत आपकी जो प्रश्न है बनती है, पूरा पाषाण काल को देखिए, ये बहुत लंबा पीरियड है, वह बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा कालखंड है। इसीलिए पूरा पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा जाता है। चूंकि ये लंबा कालखंड है, इसीलिए पूरा पाषाण काल को भी कई कालखंडों में बांट दिया जाता है। इसे भी 3 भागों में बांट देते हैं। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। समझिएगा, पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का एक लंबा समय है, इसलिए हम इसे भी बांट देते हैं निम्न, मध्य और उच्च में। निम्न को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक, मध्य को मिड पैलियोलिथिक और उच्च को हाई पैलियोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 बीसी तक का कालखंड होता है, जबकि मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 बीसी तक का कालखंड होता है, जबकि उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से
10,000 BC तक का कालखंड होता है। तो निम्न, मध्य और उच्च। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे हर काल के बारे में आपको 4 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है इस काल के मेन औजार क्या थे। एक चीजें पढ़नी है प्रत्येक कालों के बारे में। प्रत्येक काल के बारे में आपको निकालना है, जो प्रत्येक कालखंड के बारे में आपको जानना है। औजार आपको जानना है, प्रमुख स्थल क्या है। आप समय का निर्धारण कर सकते हैं, इस कालखंड का समय क्या है। साथ ही साथ आप जान सकते हैं कुछ विशेषताएं अगर है इसके बारे में, तो इन विशेषताओं के बारे में आप जान सकते हैं। चाहे वो निम्न पाषाण काल हो, या मध्य पूरा पाषाण, या उच्च पूरा पाषाण, या मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल, प्रत्येक के बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में ही जानना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक कहते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम इन विशेषताओं को देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल की पहले विशेषताओं के जानने का प्रयास करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, इसे कहा जाता है लोअर पैलियोलिथिक काल। हमने कहा है हर किसी के बारे में पहले आपको देखना है औजार, इसके औजार कैसे बने हैं। तो इनके औजार जो हैं ये कोर उपकरण के बने हुए थे। कोर उपकरण का अर्थ है ये काटने के नहीं, बल्कि उसे ये काटने के लिए धार के अलावा ये थोड़े से हथौड़े टाइप के होते थे, इनमें ब्लेड वाले नहीं। जैसे इस हथियार को देखें, ये एक आपका हस्त कुठार बनाया गया है। तो इस औजार से काटने के अलावा, काटने का काम भी किया जाएगा, लेकिन काटने से ज़्यादा ये आपके उसे हिट करके मतलब करने के काम में आएगा। इसमें धार नहीं है जिससे अच्छी तरीके से काटा जा सके। तो इसमें हस्त कुठार, क्लीवर, क्लीवर, इसके अलावा चापर, चापिंग, ये सारे प्रमुख हथियार इस निम्न पूरा पाषाण काल के थे। इसके अलावा अगर समय की बात करें तो समय आप जानते हैं, समय इसका है 5 लाख से, समय इसका है 5 लाख BC से 40,000 BC तक ये समय है। कुछ प्रमुख स्थलों की बात, अगर इस समय के प्रमुख स्थलों की बात करें, प्रमुख स्थलों की बात करें निम्न पूरा पाषाण काल के, तो वो है सोहन घाटी, सोहन घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सोहन घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी, बेलन घाटी। बेलन घाटी आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र इलाहाबाद में है, इंडिया में है। डिडवाना, डिडवाना जो राजस्थान में है। भीमबेटका जो MP में है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा नेवासा को हम लोग देख सकते हैं, नेवासा जो महाराष्ट्र में है, नेवासा महाराष्ट्र में। इसके अलावा पल्लवरम, पल्लवरम, अतीरपक्कम, पल्लवरम और अतीरपक्कम को देख सकते हैं, जो आपके ये दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है, ये प्रमुख है। तो हमने कहा औजार देखना है, समय देखना है, स्थल देखना है।
और देखा जा सकता है इसमें कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यदि इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं तो इनकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताओं को देखा जाए तो इस काल की प्रमुख विशेषताओं की बात करी जाए तो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है पल्लवरम से, जो मैंने अभी बताया है पल्लवरम दक्षिण भारत में है पल्लवरम, पल्लवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, रॉबर्ट ब्रूस फूट को पहला हस्तकुठार प्राप्त होना, रॉबर्ट ब्रूस फूट को पल्लवरम से, तमिलनाडु के पल्लवरम, तमिलनाडु दक्षिण भारत में 1863 में एक हस्तकुठार मिला। ये पहला हस्तकुठार है जो मिला है। दूसरा हस्तकुठार निकेही मित्र को मिला है, दूसरा हस्तकुठार भी इनके मित्र को मिला और वो मिला था अतीर पक्कम से, अतीर पक्कम से। इनके मित्र का नाम था विलियम किंग। विलियम किंग को दूसरा हस्तकुठार मिला। ये महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की, निम्न पूरा पाषाण काल की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे को याद रखना है, जिससे आपकी प्रश्न बन सकती है। तो ये पहला काल था आपका। तो निम्न पूरा पाषाण काल की ये सारी विशेषताएं आपने देखी। अब है दूसरा है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। आइए उसे देखते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसी तरीके से आपको सबसे पहले देखना है औजार। तो यहाँ है फलक उपकरण। हमने कहा था जैसे जैसे पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी, जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क बढ़ता गया उसने बेहतर औजार बनाए, उसने फलक वाले उपकरण बनाए कोर वाले के बदले। अगर प्रमुख उपकरणों की बात करी जाए तो खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षनी ये सब प्रमुख हो जाएंगे। समय की बात किया जाए तो समय आप जानते हैं 50,000 से 40,000 BC, 50,000 से 40,000 BC तक का ये समय है। अगर इस समय की कुछ स्थलों की बात करें तो एक स्थल जो, अच्छा एक स्थल कई जगह हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेवासा महाराष्ट्र में, इसी तरीके से हथनौरा नर्मदा घाटी में, हथनौरा नर्मदा घाटी में, ये दो प्रमुख स्थल हैं। अगर विशेषताओं की बात करी जाए तो अरुण सोलंकी को, अरुण सोलंकी को यही नर्मदा घाटी में हथनौरा क्षेत्र से, हथनौरा क्षेत्र में 5 दिसंबर 1982 को, 5 दिसंबर 1982 को मानव का जीवाश्म मिला है। मानव का फॉसिल्स मिला, मानव का जीवाश्म मिला है। अरुण सोलंकी को हथनौरा क्षेत्र में 5 दिसंबर 1982 को मानव का जीवाश्म मिला है। तो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे पहला मानव जीवाश्म कहाँ मिला है, तो पहला मानव जीवाश्म,
पहला मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से मिला है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अरुण सोलंकी को मिला है। हथनौरा क्षेत्र से मिला है, इसलिए इसका नाम हथनौरा मानव है। नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मिला है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हथनौरा है कहाँ, तो हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। तो ये सब कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा नदी के तट पे। इसके अलावा अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, तो इसकी भी कुछ यही पहले देखना है। उच्च पूरा पाषाण काल के औजार, तो इसमें औजार और बेहतर हो गए हैं। तो बेहतर औजार है, बेहतर फलक और हड्डी के औजार हैं आपके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके स्थलों की बात किया जाए तो बेलन घाटी, भीमबेटका। बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर। भीमबेटका मध्य प्रदेश। सुंदरगढ़ उड़ीसा। और जोगीमारा झारखंड। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं इस काल के। भीमबेटका, बेलन घाटी, सुंदरगढ़, जोगीमारा। बेलन घाटी मैंने कहा मिर्जापुर में है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। जोगीमारा झारखंड में है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं इस काल के जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। विशेषताओं की बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ने बेहतर कला का प्रदर्शन किया है। तो कला बहुत ही अच्छी प्रदर्शित हुई है। साथ ही बेलन घाटी यानी मिर्जापुर क्षेत्र में एक अस्थि की बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली है। अस्थि की बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये मिला है कहाँ? तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। इस बात को ध्यान रखेंगे, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि की बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। पाषाण काल में हमने कहा था 3 भागों में पाषाण काल को बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण चूंकि लंबी अवधि थी, इसीलिए इसे भी हमने निम्न, मध्य और उच्च में बांट दिया था। अभी आपने निम्न, मध्य और उच्च की विशेषताओं को, निम्न, मध्य और उच्च की विशेषताओं के बारे में जान लिया है। अब जानने की बारी है मध्य पाषाण काल के बारे में। आइए मध्य पाषाण काल को जानते हैं। मध्य पाषाण काल को जानते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसे मेसोलिथिक कहा जाता है। मेसोलिथिक, ये भी आप जानते हैं। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात अगर हम करें तो एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, इस काल को माइक्रोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक। इस काल को माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं।
माइक्रोलिथिक का अर्थ होता है माइक्रोलिथिक का अर्थ होता है छोटे छोटे पत्थरों के औजार। तो मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे उपकरण हैं, बहुत नैरो हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं, 1 से 8 इंच के हैं, 1 से 8 सेंटीमीटर के हैं, सॉरी, काफ़ी छोटे हो गए ये। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो काफ़ी 1 से 8 सेंटीमीटर वाले औजार हैं। और ये औजार कैसे हैं? तो प्रक्षेपास्त्र हैं, छोटे उपकरण हैं और दूर से फेंक कर मारने वाले हैं। तो प्रक्षेपास्त्र हैं, ये प्रक्षेपास्त्र हैं, छोटे हैं और किस चीज़ के बने हैं? तो हड्डी और सींग के बने हैं, हड्डी और सींग के बने हैं। ठीक है, तो ये जो सारे औजार हैं, ये औजार, इन औजारों की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल सीएल कार्लाइल महोदय ने विंध्य पर्वत के क्षेत्र से, भारत के विंध्यन पर्वत क्षेत्र से काफी मध्य पाषाण काल के उपकरण को खोजा था। मध्य पाषाण काल एक संक्रमण काल कहा जाता है, एक जलवायु संक्रमण काल था। कैसे? लिखिए जरा, फिर समझिए। मध्य पाषाण काल जलवायु संक्रमण का काल था। इस समय पृथ्वी के बर्फ पिघल चुके थे और अंतर हिम युग यानी पृथ्वी के बर्फ का समय बीत चुका था और बर्फ पिघलना चालू हो गया था। दरअसल इस पृथ्वी पर एक के बाद क्रमिक रूप से ऐसा समय आता है जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है और वापस से एक समय पूरी पृथ्वी के बर्फ पिघल कर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। अगर आपको हम दिखाएं तो पूरा पाषाण काल का समय बर्फ वाला काल था, जहां बर्फ जमा हुआ था, और नव पाषाण काल वह समय था जब पूरे पृथ्वी से बर्फ पिघलने लगे। तो ये बीच का जो मध्य पाषाण काल है, ये संक्रमण का काल है, ये इधर भी है और ये इधर भी है। तो इसीलिए इसे जलवायु संक्रमण का काल भी कहा जाता है। जलवायु संक्रमण का काल है। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी पशुपालन का प्रारंभ होना। पशुपालन का प्रारंभ पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल की एक बड़ी विशेषता थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। जो सर्वप्रथम पशु है जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ता, और इसे स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया गया था। जो मालवाहक गाड़ी होते थे उन गाड़ियों में, स्लेज गाड़ियों में इन कुत्तों का प्रयोग किया गया। और पशुपालन के साक्ष्य की बात करी जाए तो पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से मिलते हैं। एक है आपका बागोर जो राजस्थान के एरिया में है, और एक आपका है आदमगढ़ आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश के एरिया में है। इन दो जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि ध्यान रखेंगे यहाँ कृषि भी छीट-फूट स्तर पर प्रारंभ हो गई थी, लेकिन नियमित रूप से कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल की विशेषता है। मध्य पाषाण काल में केवल पशुपालन ही बड़े स्तर पर हो रहा था। अगर बात करें तो हड्डी और सींग के उपकरण, जो हड्डी वाले उपकरण हैं, ये ज़्यादातर 3 जगहों से इस काल में पाए गए हैं। एक है महदाहा, दूसरा है सराय नाहर राय, और तीसरा है आपका दमदमा। इन 3 जगहों से व्यापक स्तर पर हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। अब अगर विशेषताओं की बात करें,
ये अगर विशेषताओं की और स्थल की बात करें तो कौन से स्थल इस काल के बहुत प्रमुख हैं, तो इन स्थलों में एक महदहा आपका सबसे फेमस आ रहा है। महदहा, महदहा प्रतापगढ़ में था और यहाँ से पशुओं का बूचर खाना, गोबर रखने का साक्ष्य, हड्डी और सींग के उपकरण, आवासों के साथ समाधान यानी मुर्दे को दफनाए जाने के गृह, ये सब मिले हैं, घर में ही मिले हैं। दूसरे स्थल की बात करें तो वो सराय नाहर राय हो सकता है, सराय नाहर राय। महदहा और सराय नाहर राय दोनों जो हैं प्रतापगढ़ में हैं। यहाँ प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। यहाँ खंभे गाड़ने के निशान मिले हैं, यानी स्तंभ गर्त मिले हैं। यहाँ कुछ कंकाल जिनकी संख्या 37 है वह छत विछत अवस्था में मिले हैं। यहाँ भी आवास के अंदर कब्र मिला है। कब्रें बहुत गहरी नहीं है, छिछली हैं, अंडाकार हैं। एक एक पंक्ति में तो 4-4 समाधान मिले हैं ये सराय नाहराय में। इसके अलावा कुछ और स्थलों की बात करें तो लंघनाज का नाम हम ले सकते हैं जो गुजरात में है। लंघनाज, लंघनाज। इसके अलावा दमदमा, लंघनाज कहाँ है? गुजरात। दमदमा फिर से प्रतापगढ़ वाले क्षेत्रों में। फिर लेकहिया, लेखहिया ये विंध्य क्षेत्र में। तो ये कुछ मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अब सबसे लास्ट वाला जो हमारा स्थल है, मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊं। जो सबसे लास्ट वाला जो स्थल है वो है आपका नवपाषाण काल। आइए इसे देखते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल ये आपका पाषाण काल का सबसे अंतिम युग है। इसे नियोलिथिक कहा जाता है, नियोलिथिक कहा जाता है। सबसे आधुनिक है ये। इसका समय काल आपको याद होगा 6000 से 3000 BC था। समय काल इसका 6000 से 3000 BC तक का था। इसे क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बर्फ भी पिघलने लगे थे और लोगों का जीवन पूरा बदल गया है। तो इसे क्रांति का काल कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड विद्वान ने इसे क्रांति का काल कहा। इसमें सबसे बेहतर औजार बनाए गए आज तक का, तो नए बेहतर दक्ष औजार बनाए गए। ये इस काल में मानवों ने भरपूर कला का प्रदर्शन किया है, कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। होमो सेपियंस वाले मानव 10,000 BC में स्टार्ट हो गए थे। ये कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो हैं काल था। इस समय कृषि का प्रारंभ हो गया है, कृषि का प्रारंभ। कृषि बड़े व्यापक स्तर पर यहाँ पे होने लगा था। और अगर कृषि के प्रारंभ की बात करें तो आपको जानना चाहिए सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, फिर गेहूं की, फिर चावल की। ये सब कृषि के प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है। तो कृषि में सबसे पहले जौ, गेहूं और चावल की खेती हुई। इसी के अलावा कृषि में ये भी फैक्ट रखना है जो भारत में सबसे कृषि के पुराने साक्ष्य लाहुरा देव, फिर मेहरगढ़ और फिर कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा है। ये भारत में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य हैं।
अगर आपको बता दें तो कुछ फसलों की क्रम की बात करें तो जौ और गेहूँ सबसे पहले मध्य एशिया में उगाया गया, सेंट्रल एशिया में। चावल सबसे पहले भारत में उगाया गया, चावल भी। इसी तरीके से कपास भी भारत में सबसे पहले उगाया गया, कपास भारत में सबसे पहले उगाया गया। इसके अलावा अगर बात करें मक्का की तो इसे सबसे पहले अमेरिका में उगाया गया, ठीक है, अमेरिका में उगाया गया। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इस समय के कुछ प्रमुख प्रारंभिक अनाजों की बात करी जाए तो जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई का नाम लिया जा सकता है, जई का नाम लिया जा सकता है। यही इस काल के प्रमुख विशेषता के रूप में भी जाने जा सकते हैं। पशुपालन अभी भी हो ही रहा था। अब इस काल के कुछ प्रमुख स्थलों को देख लिया जाए तो इस काल के कुछ प्रमुख स्थलों की बात किया जाए तो पूरे भारत में इस काल के स्थल मिलते हैं। अगर हम बात करें पश्चिमोत्तर क्षेत्र की, पश्चिमोत्तर क्षेत्र की यानी इस वाले क्षेत्र की, पश्चिमोत्तर क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र की, जहां आज पाकिस्तान भी है, भारत के इस क्षेत्रों में, तो इसमें कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें मेहरगढ़, मेहरगढ़, सरायरबोला, मेहरगढ़, सरायरबोला, किलीगुल मोहम्मद, किलीगुल मोहम्मद, किलीगुल मोहम्मद, राणा घुंडई, राणा घुंडई, ये सब स्थल आ सकते हैं। ये भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। यहाँ जौ, गेहूँ, कपास ये सब की खेती की जाती थी। यहाँ पशुपालन भी बहुत बड़े स्तर पर होता था। यहाँ घास फूस की बस्तियाँ भी बनाई गई थी। कहीं कहीं कच्ची ईंटों के 4 कमरे वाले मकान भी मिले हैं। अन्नागार मिला है। यहाँ मृतकों के साथ बकरी को दफनाया दिया जाता था। इससे पता चलता है कि ये लोग लोक परलोक में विश्वास करते थे। तो ये इस एरिया का नॉर्थ फ्रंटियर का प्रमुख प्रमुख जो है यहाँ पे स्थल हैं। इसी तरीके से अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें, जो ये वाला भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ के 2 स्थल बहुत फेमस हैं। एक है बुर्ज हूम और एक है आपका गुफ्फर काल। बुर्ज हूम और एक है आपका गुफ्फर काल। ये 2 स्थल यहाँ के बहुत फेमस हैं, बुर्ज हूम और गुफ्फर काल। इसके अलावा अगर मध्य गंगा घाटी की बात करी जाए, मध्य गंगा घाटी की इस एरिया की बात करी जाए तो इस एरिया के कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख स्थल में ही चावल की खेती वगैरह सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ कुल्डी हवा, कुल्डी हवा, कुल्डी हवा, महगड़ा, महगड़ा, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, महदहा, महदहा, ये सब कुछ प्रमुख स्थल है। कुल्डी हवा से धान की खेती के बोए जाने और जंगली दोने जाने वाले प्रमाण का मिला है, ठीक है।
लहुरा देव को अगर छोड़ दिया जाए यूपी में, यहाँ लहुरा देव को भी रखा जा सकता है। लहुरा देव, जहाँ कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। यहाँ 8000 BC में खेती होता था। सबसे पुरानी कृषि के साक्ष्य लहुरा देव में ही है। अभी अभी हमने बताया है लहुरा देव, लहुरा देव, कुल्डी हवा, मेहरगढ़, यहाँ कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिल रहे थे। अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करी जाए, इन क्षेत्रों की बात करी जाए, तो यहाँ भी कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं। यहाँ के क्षेत्रों में सारा तारू, सारा तारू, इसके अलावा मरक डोला, मरक डोला, देवा जाली हेडिंग, देवा जाली हेडिंग, ये सब कुछ देवा जाली हेडिंग इत्यादि कुछ प्रमुख यहाँ के स्थल हैं। यहाँ पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और कृषि पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था। यानी सेकेंड हम कह सकते हैं कृषि है, लेकिन फर्स्ट स्तर पर यहाँ पर जो खेती होती थी पशुपालन को रखा जाता था। यहाँ प्रथम स्तर पर पशुपालन को रखा जाता था। अब थोड़ा अगर दक्षिण भारत की बात हम करें तो दक्षिण भारत में भी कई स्तर आपको मिले हैं। कर्नाटक में बात करें तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, पिकली हल काफी संख्या में मिले हैं। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में है मास्की, मास्की, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, हलूर, पिकली हल, पिकली हल, संगन कल्लू, संगन कल्लू, ये महत्वपूर्ण है। इसमें संगन कल्लू को राख का टीला कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। राख का टीला किसे कहा जाता है, तो ये है संगन कल्लू, जो आपके कर्नाटक के एरिया में है। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ एक उतनूर याद रखना है, उतनूर। इसके अलावा तमिलनाडु में आपको पयम पल्ली याद रखने की जरूरत है, पयम पल्ली, जो इस काल की प्रमुख स्थल है। तो ये सब कुछ प्रमुख स्थल है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी कुछ भारत में छिटपुट मिला है, जैसे छपरा बिहार में, यहाँ चिराद याद रखना है आपको, चिराद, चिराद तो छपरा बिहार में है। यहाँ आपको हिरण के सींग के बने औजार मिले हैं भारी मात्रा में। इसके अलावा उड़ीसा का कुचाई, उड़ीसा में कुचाई, ऊंचाई, पश्चिम बंगाल में महिषदल, महिषदल, पश्चिम बंगाल में महिषदल, ये सब कुछ प्रमुख स्थल है जो यहाँ पे मिले हैं। तो ये कुछ प्रमुख इस काल के स्थल हैं जिनको आपको जानकारी चाहिए, याद करना होगा आपको, इनको नोट्स बनाइए इनको। तो इस तरीके से आप पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के सभी भागों के औजार, स्थल, समय और विशेषताओं को देख चुके। हम आपको बता दें, हमने आपसे कहा था और आपको शो ऑफ किया जाए, प्राचीन भारत में आरो में मैंने कहा था भारत के इतिहास के नाम से आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बातें दी गई है, जिसमें भारत के इतिहास को हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांटकर देख सकते हैं। इसमें प्राचीन भारत में हमने कहा था 8 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पाषाण काल समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम ताम्र पाषाण काल से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे।
इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपको ये जानकारी बहुत काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके बेल आइकन को दबा के। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।